मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान की हालांकि इलेक्शंस 8 फरवरी को ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी तज़ब्बुब का शिकार हैं लोग, और किसी जगह से तो ये आवाज़ आ रही है कि इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। आवाम को इन सियासी जमातों पर एतमाद ही नहीं है, और जैसा कि गैलप सर्वे में बताया गया कि 38% बताएँ आप आवाम को सियासी आपके पार्टी ऊपर एतबार है। बिजनेसमैन कम्युनिटी कहती है हमें इलेक्शन ही चाहिए, और एक नहीं, जो 110 अफराद की मीटिंग हुई उनमें सब के सब, क्योंकि किसी भी सियासी जमात पर अब अवाम एतबार करने को तैयार नहीं है। 76 साल में अवाम तो पिस के नीचे चली गई है, सियासी पार्टियाँ ऊपर आ गई हैं, और सियासी जमातें इत्तेहाद करती हैं अपने इलेक्शंस के लिए, और उसके बाद इलेक्शंस के बाद इक़्तिदार में आती हैं, और इक़्तिदार में आने के बाद माशाल्लाह सारी सियासी जमातें, जितनी सियासी जमातें हैं वो ख़ुद कफ़ील हो जाती हैं हर लिहाज से, और आवाम बेचारी निचोड़ ली जाती है, और फिर एक दफ़ा नए इलेक्शन में आवाम को से वोट मांगा जाता है। और इस दफ़ा जो मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पे खड़ी है और आवाम बदतरीन मसाइल का शिकार हैं, सियासी जमातें जो हैं वो आपस में इत्तेहाद तो कर रही हैं, इलेक्शन के लिए इलेक्टेबल्स की तलाश शुरू कर दी है। चांदी हो गई है इलेक्टेबल्स की कि भाई आ जाओ हमारे पास, और वो भी ज़ाहिर किसी न किसी सियासी जमात का हिस्सा बन रहे हैं ताकि अगला इलेक्शन जो जीतेगी उसके साथ वो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर और मुख्तलिफ़ मुशीरों पे आएंगे। तो एक लिहाज से जो मौजूदा इस वक्त इंतखाबात है उसके ऊपर ख़ुद सियासी जमातें मुतमईन नहीं हैं कि आया 8 फरवरी को होगी नहीं होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बहुत सारी सियासी जमातें, ख़ासतौर पर बड़ी सियासी जमातें जो पॉपुलर सियासी जमातें हैं और काफ़ी अरसे से भी हैं, वो क्लेम कर रही हैं कि मौजूदा इंतखाब जो होने जा रहा है वो आपके मेरिट पे नहीं हो रहा है, साफ़ शफ़ाफ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो निगरां हुकूमत है वो जानिबदार है, इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, और इस सिलसिले में लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें आवाम के लिए जो कि कहा गया था, हम यही सुन रहे थे, और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जब आए थे पाकिस्तान, ज़ाहिर है वो एक बड़े सियासी जमात के कायद हैं, वो अलग बात है कि वो इस वक्त आप उनके ऊपर जुर्म है, अभी उनको कानूनी इस तमाम चीज़ों से निकलना है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया कि हम मुफ़ाहमत के लिए आए हैं और हम एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहते हैं इत्तेहाद के साथ, ताकि पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाला जाए। लेकिन ये अल्फाज तक है, हर सियासी जमात का ये स्टेटमेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं तोड़ जोड़ हो रहा है, कहीं गैर रिवायती इत्तेहाद हो रहा है, नून लीग और मुत्तहदा का इत्तेहाद हो गया अब हम, और बहुत जल्द हो गया माशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जी हम बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं बड़ी पार्टियां जो हैं वो जा रही हैं इधर उधर। उससे पहले हमने सुना था कि आसिफ अली जरदारी यानी पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, KPK का भी ये हाल है, पंजाब का भी। तो जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा, मुल्क के अवाम को और इस मुश्किल हालात से और मईशत को मुश्किल हालात से निकालने के लिए कोई सियासी जमात जो है वो मौशी एजेंडा लेकर और इन मसाइल के हल का रोड मैप लेकर सामने नहीं है, किसी के पास नहीं है। हम पूछ रहे हैं, हम सबसे मांग रहे हैं, किसी के पास नहीं है। हमें वोट दो, 2/3 मेजॉरिटी दिलाओ, हम बहुत कुछ कर देंगे। हालांकि ये तमाम सियासी जमातें आजमाई हुई हैं। एक 3 साल 7 माह की हुकूमत है जो कि इमरान खान की थी, वो भी आजमाई गई। अभी जो 16 महीने की थी 11 सियासी जमातें,
और उसमें 85 की कामीना वो भी आजमा लिए गए। इससे पहले भी इत्तेहाद बने हैं, हुकूमतों में यही लोग रहते हैं और यही लोग आते हैं और यही चेहरे हैं जो 40 साल से वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, MNA भी आ रहे हैं, MPA भी आ रहे हैं, मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मुशीर भी आ रहे हैं। और इस वक्त जो इलेक्टेबल्स और जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हुई है उसमें वो सिंसियर वर्कर हर पार्टी का नेगलेक्ट हो रहा है, जिसने कुर्बानी दी है, जिसको टिकट मिलना चाहिए था, जिसको इलेक्शन लड़ना चाहिए था। इन इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ अलीगौहर फारूकी साहबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अलीगौहर बलोच साहब हैं, साबिक MNA मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। साजिद अहमद साहब हैं, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। शर्मिला फारूकी साहबा डॉक्टर हो चुकी हैं, डॉक्टर लिखा करें भाई इसमें जी। सबसे पहले आ जाते हैं शर्मिला फारूकी साहबा के बाद। शर्मिला फारूकी साहबा कैसे देख रही हैं इस वक्त सियासत को और किस किस्म का इंतखाब आगे देख रही हैं और इसके बाद क्या होगा? जी शर्मिला फारूकी साहबा की आपके पास लाइन भी नहीं आई है, DSNG भी नहीं हो रही है, लाइन भी नहीं है। क्या हुआ, आवाज़ जा रही है मेरी? चले मैं आ जाता हूँ अलीगौहर बलोच साहब की तरफ। जी अलीगौहर बलोच साहब क्या कहते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, मौजूदा हालात वाकई माशी तौर पर बड़े चैलेंजेस हैं आने वाली किसी भी हुकूमत के लिए, और यकीनी तौर पर जो है काफ़ी मतलब है कि आवाम के लिए भी गंभीर हालात हैं भी और रहे भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं एक दो चीज़ों का ज़रूर इजहार करूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम इस तनाजुर में नहीं देख सकते या कह सकते कि उन्होंने मुल्क के लिए डिलीवर नहीं किया। इस बात से तो मैं इत्तफाक करता हूँ आपसे कि मौजूदा हालात काफ़ी अबतर है और इनमें बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश है। लेकिन साबका अदवार में हुकूमतों ने जो है वो डिलीवर किया है। जाहिर है कि पीपल पार्टी की नुमाइंदा बैठी हैं, MQM के दोस्त भी तशरीफ फरमा हैं और आपका भी मतलब है कि सहाफत पे काफ़ी अबूर हासिल है, काफ़ी तजुर्बा है। देखिए हमें बहुत बड़े चैलेंजेस मिले थे जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे लास्ट टाइम। उस वक्त लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इशू था, महंगाई का बहुत बड़ा इशू था, दहशतगर्दी का बहुत बड़ा इशू था। लेकिन आपके इल्म में है कि उन अदवार में हमने महंगाई को कम किया, 4% पर लेकर आए। हमने दहशतगर्दी में ज़रबे अज़ब जैसे ऑपरेशन हुए हमारे टाइम में, जिसके बाद मुल्क में जो है वो अमन हुआ। कराची के ख़ास तौर पर अमन अमान के लिहाज से हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ गए। उसके बाद आपने देखा कि सी पैक जैसे प्रोजेक्ट, अगरचे कि हमारी हुकूमत को धरनों का सामना था, हमारी हुकूमत को जेली केसेस का सामना था, हमारी हुकूमत के लिए काफ़ी रोड़े अटकाए गए। और आपने देखा कि चाइना के वजीर आज़म का जो उस वक्त विजिट था वो 1 साल धरनों की वजह से डिले हुआ। तो इन हालात के बावजूद मुल्क में रोशनियों को बहाल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, डॉलर की जो मतलब है कीमत थी उसको कंट्रोल रखना, खाने पीने की शायद मुझे आज भी याद है, आपको भी याद होगा, 40 रुपए किलो तक चीनी का रेट हुआ करता था। और उसके अलावा अद्वियात की, घी की, दीगर आटे की तमाम चीजें बेहतरी की तरफ थी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर यकायक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है जिसको कि बड़े अरसे से जिसके ऊपर मेहनत की जा रही थी, और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत का तया पांचा हो जाता है। हाँ, आज चैलेंजेस है। अगर कल हमारी हुकूमत बनती है और हम डिलीवर करते हैं तो इस चीज की क्या गारंटी है कि कल को पाकिस्तान को फिर इन हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे लिए और आपके लिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक सवालिया निशान जरूर है डॉक्टर साहब। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ इस पर राय में कह देना कि किसी पार्टी ने डिलीवर नहीं किया, जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था उसको बताए कि उसने 3.25 साल के अंदर कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े कर्जे जरूर लिए, लेकिन आप देख लें कि हालात ये थे कि KPK में पिशावर की हद तक भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, फॉरेंसिक लैब तक नहीं है। जिन्होंने तालीम
और हेल्थ के ऊपर बड़े बड़े दबाव। अच्छा अली गौर बलोच साहब, इसलिए मैं इंटरप्ट करूंगा कि उनका नुमाइंदा बेचारा है नहीं, वरना होता तो बड़ा जोरदार जवाब देता। अभी जो आपने एक बात कही थी कि हमें तो एक बड़ी ऐसी हुकूमत नवाज शरीफ साहब को दौर में मिली थी, इससे पहले तो पीपल्स पार्टी की 5 साल की हुकूमत थी। अगर आपको दहशतगर्दी मिली तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं कर सकी। अगर आपको मुआशी हालात बहुत बदतरीन मिला तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी 5 साल में। और आप ये कहते हैं कि बहुत से आपने काम किए जो उस वक्त जो लोड शेडिंग थी, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी इन तमाम चीज़ों में नाकाम रही जो आपने करके दिखाया। मैं इस बात को इस तरह लूँ? ठीक है, एक चीज मैं इधर ऐड करूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये होती है कि जो भी हुकूमत आती है उसका दावा ये होता है कि वो हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी। हमने जो दावे किए थे हमने 5 साल के अंदर करके दिखाया। मैं ये नहीं कहता, जाहिर है कि आज जब हमारी हुकूमत गई तो आने वाली हुकूमत उससे बेहतर हालात कर सकती थी। और यकीनी तौर पर उन्होंने तो दावे किए थे कि 50 लाख घर बनाएंगे, कितने लाख नौकरी। फिर आप सर पीटीआई पे, फिर पीटीआई पे, सर पीटीआई में ना है ना, इसलिए कि पीटीआई का नुमाइंदा नहीं है बेचारा। पीपल्स पार्टी के बैठी है जो जवाब देंगी। जो आपने मेरे सवाल का जवाब आप ट्विस्ट ना करें, मुझे जवाब दीजिए कि आप ये कहते हैं कि जी बहुत लोड शेडिंग थी, और इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी की वो हुकूमत नाअहल थी जिन्होंने लोड शेडिंग खत्म नहीं की। अच्छा जी, दहशतगर्दी बहुत थी जो आपने ख़त्म की, कराची में भी दहशतगर्दी, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ने वो काम नहीं किया 5 साल में। आपने कहा मईशत के बहुत बुरे हालात थे जो हमने बेहतर किए, तो इसका मतलब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मईशत 5 साल की थी वो बहुत ख़राब थी। और बहुत से काम जो आप क्लेम कर रहे हैं कि हमने 2017 में तक किया 13 से, तो वो तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद आप आए थे। अभी तो हम पीटीआई करनी है, तो आप हम मान लें कि पीपल्स पार्टी की वो 5 साल की हुकूमत इंतहाई तबाही की हुकूमत थी। सर देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि कोई भी हुकूमत यकीनी तौर पर अगर पीपल्स पार्टी ने कोई बेहतरी की है तो उनकी नुमाइंदा बैठी है, वो उसमें बताएंगे। अगर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग नहीं थी, हाँ हमने ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया, अपने दौर में बिजली की कीमतों को भी कंट्रोल रखा। ये भी नहीं है 5-6 रुपए तक यूनिट था, खाद की कीमतें। अच्छा थोड़ा सा इस पे आ जाए, थोड़ा सा इस पे आ जाए। अच्छा इस पे आ जाए, मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ। चले छोड़े पीटीआई का, इसलिए कि फिर वो मेरिट नहीं होगा ना, लोग कहेंगे यार उसका नुमाइंदा, मैं तो उसका नुमाइंदा नहीं बन सकता। हालांकि मेरे पास कई सवालात के जवाब हैं देने को, लेकिन मैं उसका नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं तो एमक्यूएम का नुमाइंदा बैठा है, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा। सर 16 महीने की हुकूमत आपकी थी, 16 महीने की हुकूमत में सिवाय एक काम बार बार हम सुनते हैं 85 की काबीना में, ठीक है जी, क्या सुनते हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। हालांकि ख़ुद इसहाक डार साहब ये कह चुके थे और कई माहिर माइशत ये कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होता, हमारे पास ऑप्शन मौजूद था। तो 16 महीने की कारकर्दगी तो सिफर है। आपका सबसे बड़े हलीफ डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत नाकाम तरीन हुकूमत है। क्या कहेंगे सर? नहीं डॉक्टर साहब, बात यह है कि हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो रखती हैं, जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। जाहिर है इलेक्शन का टाइम है, एक दूसरे के ऊपर इतराजात होंगे, लेकिन बात यह है कि हम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन के तार में भी उस वक्त थे और हुकूमत के तार में भी थे। एमक्यूएम और दीगर कुछ पार्टी थी जो हमारे हुकूमत के तार। सर ये तो एमक्यूएम तो हर जगह होती है ना, वो तो पीटीआई के साथ भी थी आपके 16 महीने, और अभी इतनी जल्दी इत्तेहाद भी आप लोगों ने कर दिया जो गैर रवायती इत्तेहाद है। ना पंजाब में एमक्यूएम का कोई आदमी है, ना सिंध में आपका कोई वोटर है, लेकिन इत्तेहाद आपने इतना जबरदस्त कर लिया है। देखिए बात यह है डॉक्टर साहब कि उस वक्त की हुकूमत को, जब हमारी 2013 में भी गवर्नमेंट बनी थी, तो कोई साल डेढ़ में हालात नहीं बेहतर हुए थे। तो 3 साल की मेहनत के बाद रिजल्ट आना। चले हम पूछ लेते हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी से। आपने फिर वो रिपीट किया है, आपने फिर वो रिपीट किया है कि 2013 की हुकूमत में हालात इतने जल्दी सही नहीं हुए, लेकिन हमने कर दिया। नो डाउट 2013 से 17 तक मियां नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी काम किया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छी आपकी मईशत के ऊपर चीज़ें थी, लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि तेल की आपके ज़माने में 30 आलमी मंडी में 30 फी बैरल 30 रुपये हो गया था, और पीपल्स पार्टी के दौर में 147 जो है वो डॉलर था। ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ, जी शर्मिला साहिबा, आपने 5 साल में डिलीवर नहीं किया, अब आप कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा होगा, हम ही डिलीवर करेंगे। कैसे करेंगे आप डिलीवर? हालात तो ऐसे नहीं है।
जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। ज़ाहिरी बात है, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि इलेक्शन का वक्त है, हम सब की अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, मैनिफेस्टोज़ हैं, तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी इन्होंने गिनवा दी, तो मुझे तो ये लगता है कि इनको इलेक्शन में फिर अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए था। ये तो चारों सूबों में स्वीप कर जाते, इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी है, तो फिर इनको MQM के साथ सिंध में क्यों अलाइनमेंट करनी पड़ी, बलूचिस्तान में जाके इलेक्टेबल्स की शमूलियत क्यों लेनी पड़ी। दे शुड हैव गॉन ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। पीपल्स पार्टी तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन कहना जा रही है, हम तो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं बना रहे। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि बड़ा अननेचुरल से इत्तेहाद है, क्योंकि MQM का कोई वोट पंजाब में नहीं है और सिंध में PMLN का कोई वोट नहीं है। अब ये इत्तेहाद मैं आपको बताती हूँ, इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये क्यों हो रहा है? ये फेस सेविंग हो रही है। PMLN की फेस सेविंग हो रही है क्योंकि सिंध के अंदर इनका एक वोट नहीं है, 2-4 वोट कहीं इधर उधर होंगे, तो ये इलेक्शन लड़ेंगे MQM के साथ और ये फेस सेविंग हो जाएगी कि जी हमने सिंध में भी इलेक्शन लड़ा। MQM को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला PMLN से एज फार एज वोट्स इज कंसर्न। सीटें MQM की जो सीटें हैं जितनी वो निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे, लेकिन उनको फ़ायदा होगा अगर PMLN ने वफाक के अंदर हुकूमत बनाई तो वजारतों में वो शराकत दारी कर लेंगे, 2-4 वजारतें वो आराम से ले जाएंगे। ये इत्तेहाद हो रहा है इनका। अच्छा, अब रही बात, इन्होंने कहा जी दहशतगर्दी इन्होंने आके ख़त्म करी। मेरे भाई भूल गए 2013 के अंदर जब स्वात के अंदर ऑपरेशन किया गया था, तो उस वक्त सदर मुमलिकत कौन थे? आसिफ अली जरदारी साहब थे। और उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने ये पूरा मामला पार्लियामेंट के अंदर डाला। पूरी पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस हुई, पूरी कौम आपकी फौज के पीछे खड़ी थी और स्वात में कामयाब ऑपरेशन हुआ। IDPs आए, फिर वो IDPs की बहाली हुई। ये तारीख का हिस्सा है, ये पीपल्स पार्टी ने किया, क्योंकि शहीद बीबी को मालूम था जब वो शहीद होने वाली थी कि स्वात के अंदर हम पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा, और उन्होंने आखिरी जलसे में यही कहा था कि उसको हम बचाएंगे, स्वात में झंडा हम लगाएंगे, और वो करके दिखाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इसी तरीके से ये बात करते हैं बिजली की। थरकोल किसने डेवलप किया? थरकोल से जो बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है, ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। CPEC आसिफ अली जरदारी ने शुरू किया, ये क्रेडिट ये ले जाते हैं। एटमी ताकत पाकिस्तान को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया, आपने धमाका कर दिया, अकाउंट्स फ्रीज करा दिए, वो अलग कहानी है, लेकिन शुरू भुट्टो साहब ने किया। भुट्टो साहब को उसकी सजा मिली, उनको फांसी पर चढ़ना पड़ा। इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी, जितनी शहादतें पीपल्स पार्टी ने दी हैं, ये सोच नहीं सकते, तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और मजे की बात तो ये है कि अगर आज PMLN अपने ही वाइस प्रेसिडेंट की माशाल्लाह अगर हुकूमत को झुटला रहा है, ये तो ओन ही नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब की ये 16 माह की हुकूमत को ये ओन ही करने तैयार नहीं है। ये अजीब मंतक है। अच्छा, ये डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब ठीक है, वो नहीं करते, और आप भी इसकी हलीफ थी, आप भी इत्तेहाद का हिस्सा थी, जाहिर है, लेकिन होता ये है कि वजीर आजम पे लोड आता है। कहते हैं हम हलीफ हैं, और हम कहते हैं कि एक नाकाम हुकूमत रही है जहां हम महंगाई कम नहीं कर सके, जहां पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गुर्बत कम नहीं कर सके। हाँ, हमने जरूर साथ दिया जहां तक हमारी 10 वजारतें थी, लेकिन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वाज द प्राइम मिनिस्टर। उनके पॉलिसी डिसीजन थे, उनकी चीजें थी, यहाँ तक कि आखिर में जो हमारे सैलाब जदगान के साथ जो फंड्स जिनको पर वादा किया गया था वो भी रोक दिए गए थे, और हमें आखिर में ये कहना पड़ा कि जी हम छोड़ के चले जाएंगे कोalition, अगर जो वादा किया है वो सिंध के साथ पूरा नहीं किया, तो उसके बाद वो फंड्स आए। अच्छा शर्मिला, एक तासुर ये भी डेवलप, एक तासुर ये शर्मिला, एक तासुर पार्टी ने साथ दिया। शर्मिला को मेरी आवाज जा रही है? 2014 में भी नवाज शरीफ का साथ दिया, जब इमरान खान कंटेनर पे होते थे, जब भी आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की हुकूमत का साथ दिया और कहा कि पार्लियामान को तक़वियत दें, पार्लियामान से ताकत हासिल करें, हमने उनका साथ दिया, हमने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया, हमने कभी नहीं कोशिश की कि। लेकिन आप ये बताएं ना, आप एक सवाल तो पैदा हो रहा है, उस एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल शर्मिला, एक सवाल का जवाब दीजिए कि मियां नवाज शरीफ के आने से पहले पीपल्स पार्टी और PMLN की बड़ा सॉलिड इत्तेहाद नजर आ रहा था, हालांकि वो PDM का हिस्सा नहीं भी थे, लेकिन हुकूमत का इत्तेहाद था। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं,
अब आपका सबसे बड़ा सवाल है कि जी आप ही ने इल्ज़ाम लगाया है कि रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, कानून में रिलीफ दी जा रही है, इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो गया है, निगरां हुकूमत बी टीम है और पीपल्स पार्टी को लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। ये उस वक्त डेवलप हुआ है जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब, आप बहुत ही पुराने, समझदार और बहुत ही वसूख वाले सहाफ़ी भी हैं। आप मुझे बुजुर्ग बना दिया पाकिस्तान की तारीख में आपने इससे पहले कहीं देखा है कि एक सज़ा याफ्ता शख्सियत आए, वो आके जलसा करे, जेल जाने के बजाय जलसा करे, उसके बाद वो सीधा अपने घर जाए, अगले दिन उसकी निगरां हुकूमत पंजाब की सज़ा मुअत्तल कर देती है, स्टेट लाउंज के अंदर बायोमेट्रिक्स हो, एब्सेंशिया के अंदर जो है वो अपीलें बहाल हो जाएं, गवर्नर हाउस के अंदर PMLN का इजलास हो रहा हो। आपने कभी तारीख में देखा ऐसा? ये फेवरेटिज्म नहीं है तो क्या है? मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी को भी तो दावत दे दें फिर गवर्नर पंजाब, वहाँ हम भी इजलास कर लेते हैं, PTI भी कर ले आके इजलास। अगर जो ट्रीटमेंट मियाँ साहब को दी जा रही है वो शायद खाकान अब्बासी को भी दे दें, वो गिलानी साहब को भी दे दें, वो राजा परवेज अशरफ को भी दे दें, वो भी साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ भी यही होना चाहिए ना। जो सुलूक इनको, जो प्रोटोकॉल इनको दी जा रही है वो उनको भी दे दें। बात यह है कि हमें बड़ी खुशी है कि मियाँ साहब वापस आए। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत अरसे से कह रहे थे कि मियाँ साहब को वापस आके पाकिस्तान की सियासत में अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। हमें खुशी है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वी आर इन इलेक्शन प्रोसेस। इस वक्त अगर किसी जमात के साथ अनड्यू फेवर किया जाएगा और दूसरी जमातों को दबाया जाएगा तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और लेवल प्लेइंग फील्ड इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हाँ, इसका मतलब है कि इलेक्शन अभी से मुतनाज़ा, मैं आगे चल के बात करूंगा। ठीक है, तो सबको बराबरी इंक्लूडिंग पीटीआई को भी आपको मौका देना पड़ेगा। बिल्कुल सब। जी साजिद साहब, क्या हालात है सर? माशाल्लाह आपने इत्तेहाद कर लिया है, बड़ा ज़बरदस्त, और ये दावा भी हो चुका है शर्मिला की तरफ से कि आपको अगर मरकज़ में आ गए मियाँ साहब, अभी तो बहुत बड़ा सवाल है, अभी तो मियाँ साहब को कानूनी प्रोसेस से गुजरना है, तो आपको दोबारा एक दफ़ा वजारत मिल जाएगी। सर, आप वजारत से उतरते नहीं हैं यार, MQM वाले क्यों नहीं उतरते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो जो गुज़श्ता कुछ अर्से पहले नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर MQM पाकिस्तान का एक वक्त जाके उनसे मिला है। अच्छा, उनका मिलने का बुनियादी मकसद भी ये था कि गुज़श्ता 15-16 महीने MQM उनकी इत्तेहादी रही है वफाक के अंदर, जो PDM का एक अलायंस बना था पाकिस्तान के अंदर, और उसमें उसकी इत्तेहादी MQM भी रही है। और MQM ने उस दौरान जो हमने जो अचीव किया, एक का दुक्का चीज़ें अचीव की, और इतनी ख़ास अचीवमेंट हमें मिली नहीं, लेकिन फिर भी जो हमें मेन अचीवमेंट मिली उसमें ये था कि जो पाकिस्तान के अंदर सेंसस हुए थे 2017 के अंदर, उसमें कराची की आबादी को कट कर दिया गया था, और उसके बाद रीसेंसस के लिए MQM पाकिस्तान ने बहुत काविशें की, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लगाई, 59 लाख मेरा ख्याल है, लेकिन अभी भी बहुत कम है, और मुख्तलिफ जगहों पर आवाज़ उठाई। तो फिर कहीं जाकर 70 लाख की 73 लाख की आबादी हम इंक्लूड करने में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हुई, और वो इसलिए कि उसके ऑर्डर भी वफाकी गवर्नमेंट ने उस वक्त किए थे। एक तो ये हमने टारगेट अचीव किया। अच्छा, गुज़श्ता अभी कुछ दिन पहले जो हमारी मुलाकात हुई है, उसका ना इत्तेहाद नहीं, मुलाकात थी, इत्तेहाद भी कह सकते हैं उसको कि ठीक है, आप वाज़ेह करें, वरना तो ये बड़ा इशू बन जाएगा। सियासी जमात साजिद साहब, आप प्लीज खुदा के लिए मुस्तकबिल के लिए आप ये बताएं कि इत्तेहाद है या नहीं? मुस्तकबिल के इत्तेहादी ज़रूर हैं, ठीक है, उनसे मुलाकात हमने की है, लेकिन उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, कुछ चीज़ें रखी हैं कि वो तो आपने PTI की सूरत में भी, हाँ, किस सूरत में PTI के सामने भी रखा, पीपल्स पार्टी के सामने भी रखा। आप ये साजिद साहब मुझे बोलने दीजिए इस पे कि आपने उससे पहले PTI के सामने रिटन एग्रीमेंट किया सर, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी एग्रीमेंट किया, उससे पहले PMLN के साथ भी एग्रीमेंट, लेकिन कराची के मसाइल और MQM जो पॉइंट देती है वो मसाइल हल नहीं होते। ऊपर क्या होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो आप बेसिक नुक्ता उठाते हैं। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो तस्लीम कर रहे हैं ना आप कि हमने मुआहदे कराची के मफाद में सबसे किए, नून लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे 3-4-5 मरतबा मुआहदे हो चुके हैं, उन्होंने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। PTI के ज़माने भी हमारे इनसे मुआहदे हुए, तो अब कैसे आप यकीन कर रहे हैं कि मियां साहब उन्होंने भी हम इम्प्लीमेंट नहीं किया? इसकी बुनियादी वजह फिर हमारी समझ में ये आती है कि कोई नेशनल पॉलिसी कराची के लिए बनी हुई है कि इससे वोट भी लेने हैं,
यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है, यहाँ से सीट भी लेनी, सीट, हाँ वोट भी लेने मतलब हैं पार्लियामेंट में आपके 10-12 जो वहाँ ताकत भी चाहिए उनको, वज़ीर-ए-आज़म भी बनना है, सदर भी यहाँ की ताकत, यहाँ की सपोर्ट की बुनियाद पर कराची की बनना है, लेकिन कराची को देना कुछ नहीं है। लेकिन एज ए पार्टी हमारी क्या जिम्मेदारी है? एज ए पार्टी हमारी यकीनन जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के अंदर चॉइस क्या है, चॉइस यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेंगे, आवाम कम से कम आवाम के सामने तो अपोजिशन में भी रहे 2013 से 18 तक अपोजिशन में रहे, हम कहीं भी नहीं थे, उससे पहले भी अभी भी रहे ना, अपोजिशन में हम रहे। अच्छा देखिए, अभी क्योंकि अभी आगे चल के फैसला होना है कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं कि आता कौन है, उसमें कौन जीतता है, कौन आके, वैसे आपकी नजर में कौन जीत रहा है सर? अभी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं पता अभी, क्योंकि इसलिए कुछ नहीं पता कि इस वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं, हो रहे हैं अभी सियासी जम हो रहे हैं, और 8 को हो जाएगा इंशाल्लाह, श्योर होने चाहिए। अच्छा, होने तो चाहिए, होने भी चाहिए, होना तो 90 दिन पहले होना चाहिए, हो भी रहा है। अच्छा देखिए, इसमें अब आज तक जो हमने नून लीग से मुलाकात की उसमें हमने चीजें रखी कि भाई एक तो पाकिस्तान, सर बल्दियाती मसले पर सुना है बड़ा जबरदस्त, हमने बहुत जोर दिया, हमने कहा है कि भाई बल्दियात मेयर कराची पाकिस्तान के जितने भी मेयर सिटीज के हैं उन सबको पावरफुल एम्पावर किया जाए, उनको पावरलेस ना किया जाए, ठीक है ना। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला के पास महकमे होते हैं, इदारे होते हैं, वो आइन में दर्ज है ना, तो आप मेयर के पास जो इदारे अंडर इदारे हैं उनको भी आइन में दर्ज करें काइंडली, उसमें भी तरमीम लाएं। फिर NFC अवार्ड के हवाले से हमारे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट भी बनना चाहिए, UC भी फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए। वो इसलिए कि 18वीं तरमीम में हमने उस ज़माने में जरदारी साहब थे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी ना, हमने उस ज़माने में इनका साथ दिया, ये तरमीम पास हुई वहाँ से कौमी असम्बली सेनेट से, लेकिन हमने ये देखा कि ये तरमीम पास होने के बाद वफाक से इख्तियारात निकल कर सूबों के पास आ गए। उसके बाद सूबे 15 हमने तो देखा है सिंध के अंदर कि जब CM सिंध के बाद तमाम इख्तियारात आ गए तो वो डिक्टेटर बन गए, उन्होंने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए। गुज़श्ता जो बल्दियाती गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, उनको पावरलेस रखा, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं, स्वीपिंग का निज़ाम भी CM सिंध के पास था, वाटर बोर्ड का निज़ाम CM सिंध के पास था, और दीगर मामलात का भी जो सिस्टम था वो CM के पास था। कि आप ये सब रिजॉल्व हो जाएगा? जो सिर्फ तनख्वाह देने का निज़ाम था ना वो सिटी नाज़िम के पास था, लेकिन मुझे ये बताएं साहिब साहब कि पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत मजबूत है, उसको हराना बड़ा मुश्किल काम है, हालांकि बहुत बड़े बड़े इत्तेहाद पहले भी बने हैं, अब भी बने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरकज के अंदर इस पोजीशन पे तो कोई जमात नजर नहीं आ रही है जो सिंपल मेजोरिटी भी ले ले, इत्तेहाद की हुकूमत नजर आ रही है, जमीनी ग्राउंड तो यही कहते हैं, तो फिर अमेंडमेंट कैसे होगी, आइन में तरमीम कैसे करेंगे? कल मियां साहब कह देंगे भाई हमारे पास तो इतनी सीट ही नहीं, मिसाल के तौर पर अगर फिर आपका टकराव होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। मिसाल के तौर पर देखें, अभी आपने जिस तरह सिंध में, मैंने कहा ना, जो सिंध में आप पीपल्स पार्टी की 15 साल कारकर्दगी उठा लें, आप पंजाब में फिर भी पंजाब को जो CM आता है वो ओन उसने किया है, उसने ओन किया, वहां पर काम हुआ है। आप लाहौर को देख लें, आप चले जाएं भावलपुर को देख लें, आप देखें वहां जाके काम जरूर हुआ है, वहां हेल्थ के सेक्टर जो भी CM आया ना, मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा कि हम इनसे हमारी नहीं, परवेज राय साहब ने हेल्थ के सेक्टर में उस ज़माने में बहुत पार्टी के जो भी ये हेल्थ का बड़ा ज़बरदस्त काम सिंध में हुआ है, कई आपके कार्डियो के हॉस्पिटल्स वगैरह बन गए, सुना है ये सब चीज़ें आप समझते हैं कि ये नहीं है? रोड का काम भी हुआ है, कराची में भी सुना है काफ़ी पुल्स वगैरह ब्रिज बन रहे हैं, देखें नहीं हुआ सर? नहीं देखें, कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ, ये ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा, ऊंट के मुंह में जीरा है, जितना फंड उनको 40,000 अरब रुपए कराची आपको दे रहा है, ठीक है ना, आप कराची को क्या दे रहे हैं यार? आप सिंध को आपने करप्शन दिया, लूट मार दी। अभी जैसी इनकी गवर्नमेंट गई है, आप एक्साइज के डिपार्टमेंट देख लें कितनी करप्शन हुई, एकदम स्कैंडल सामने आया ना, नैब ऑन हुआ, FIA दोबारा से एक्टिव हुई, सब कुछ हुआ ना। आप KDA देख लें, आप KBC देख लें, आप KMC देख लें। अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले आपने कहा ना कि सिंध में पीपल्स पार्टी ताकतवर है, कैसे ताकतवर है? पैसे की बुनियाद पर ताकतवर है। अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले जो बल्दियाती इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट सही नहीं हुआ, जो इलेक्शन हुए हैं, जो आपने बाइकाट किया, टोटल पैसों की बुनियाद पर, AC/DC की बुनियाद पर, उन सब ने इलेक्शन, ये तो इल्जाम है ना सर, और वो ज्यादती हुई, इल्जाम है, वो ज्यादती देखें, इल्जाम है, वो भी इनके विश पर उनको दिया गया, ख्वाहिश पर कि हमें लाडले सब लाडले। अभी जो है, किसी ने किसी की लाडले, ठीक है, देखिए सब किसी ने किसी की लाडले, किसी ने ख्वाहिश की कि मुझे कराची चाहिए, अच्छा ठीक है भाई आप कराची लेना, किसी ने कुछ क्या मैं कुछ चाहिए, वो आप कराची सफर कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, ये लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, ये तो गलत बात है ना सर। ये आप जानिबदार है, निगरान हुकूमत भी जानिबदार है, इलेक्शन कमीशन भी, और पीपल्स पार्टी को, PTI को और दूसरी जमातों को दीवार से लगाया जा रहा है, उनका कंप्लेन है। खुल के 15 साल गवर्नमेंट थी, खुल के करप्शन किया,
हुआ ना, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की मुकम्मल प्लेइंग फील्ड थी ना। अच्छा, खुल के खेलें आप, मैं खुल के नाज़रीन डट के एक खाएं ना। ब्रेक पे जाऊंगा, कोई इशू नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ब्रेक पे जाऊंगा। दो ही बैठे हुए हैं तो जाहिर है शर्मिला अकेले हैं, लेकिन बहरहाल बहुत खूब, शर्मिला बहुत मुकाबला करती हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अली गौर बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपने गुफ्तगू सुनी है। ये देखें, ये शर्मिला की गुफ्तगू या और किसी और की गुफ्तगू नहीं है, ये एक बड़े मुख्तलिफ दानिश्वर भी ये बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें भी ये बात कर रही हैं, लॉयर्स भी ये बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ और जगहों से ये तासुर डेवलप हो रहा है। आप इसको किस तरह ज़ाहिल करेंगे कि नून लीग काफ लीग नहीं बन गई है, नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से अब इक़्तिदार में आ रही है, नून लीग्स इलेक्टेबल को अब अपने सिंसियर पार्टी वर्करों को फिर पीछे फेंक कर इलेक्टेबल्स की सियासत कर रही है, नून लीग इत्तेहाद बना रही है ताकि वो हुकूमत में आए, नून लीग को अवाम से कोई सरोकार नहीं है ये, और दूसरी सियासी जमातों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। नून लीग इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के साथ मिलकर अगले हुकूमत बनाने वाली है। क्या कहेंगे सर? मिलकर इसलिए कहा है कि उनकी सपोर्ट से। ये तासुर कैसे जाहिल करेंगे आप? ये तासुर कैसे जाहिल करेंगे? देखिए, बात ये है कि जो एक पॉपुलर पार्टी है, और ख़ास तौर पर जो जलसा लाहौर के अंदर हुआ, और मेरा ख्याल है कि उस जलसे में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, वो यकीनी तौर पर उनके लिए काफ़ी परेशान कुन था। अब जाहिर है, जिस पार्टी को अपनी कारकर्दगी और अपने हालात नज़र आ रहे हो, तो उसके लिए इंतहाई आसान है कि दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा दे और वो देखे कि मतलब है। अभी शर्मिला फारूकी साहिबा फरमा रही थी, इनका एक लफ्ज था कि सिंध में इनका एक वोट नहीं है। आपको पता है कि जब 2018 में हमारा मैंडेट चुराया जा रहा था, हमारी पार्टी से लोगों को निकाल के एक पार्टी में डरा धमका के धकेला जा रहा था और पीटीआई के टिकट दिलवाए जा रहे थे, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने कराची से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था जी, और वाडा साहब के मुकाबले में को 200-250 वोट से या इससे भी कम से वो सीट लूज हुई थी, और जिस तरह से लूज हुई थी वो भी सारों को पता है। फिर उसके बाद उस सीट पर दोबारा मुकाबला हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग का, तो रनर अप जो उस वक्त थे मिफ्ता साहब थे, और उन्होंने भी मतलब है कि वो भी बड़े क्लोज मार्जिन से फाइट हुई थी। और आपको पता है दूसरे दिन सुबह रिजल्ट आए थे, उस वक्त हुकूमत सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की थी। और मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने इलेक्शन चोरी किए, कादिर मुंदोखेल कामयाब हुए, मेरे वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, शर्मिला साहिबा हमारी कोलीग हैं, बहन है हमारी। तो मतलब है कि वो बातें करनी चाहिए। आज अगर बलूचिस्तान से लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर है उसी पार्टी में लोग जाते हैं जिस पार्टी का लोगों को वोट नजर आता है। ये बात ठीक है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो बड़े अपनी अपनी जगह पर सियासी तौर पर बड़े मुअस्सर लोग हैं और अपना सियासत में एक मकाम रखते हैं। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज को, जहां पर बलूचिस्तान जैसा सूबा, वहां पर आपको पता है कि उनकी अपनी सूबाई नवीयत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपना कार्ड रखते हैं। अगर किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद होता है, अगर किसी लोग जो है वो नून लीग में शमूलियत अख्तियार करते हैं, तो हमने तो उन्हें नहीं रोका। पीपल मुझे बताएं कि जरदारी साहब के पास या बिलावल साहब के पास क्या कैंपेन करने का कोई रुकावट है उनको? वो किसी जगह पर किसी पार्टी के साथ वो कोई मीटिंग नहीं कर सकते, वो इत्तेहाद नहीं कर सकते, उनको तमाम आज़ादी है। रहेगी बात, जाहिर है कि कराची में, मुझे ये बताए कि अगर हम कराची में खड़े होकर जलसा करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम कराची को भी इंशाल्लाह लाहौर बनाएंगे। हमने कराची में पीटीआई ने तो अपना टाइम जाया किया और कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, और पिछले 15 साल से तो पीपल पार्टी भी है। और कराची के हालात आप देख लें, जिस तरह से 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, तो सूबाई हुकूमतें बाख्तियार है, एमक्यूएम के दोस्त बैठे हैं, वो आपको बेहतर कराची के हालात आप और वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वो क्या है। तो गुजारिश करने का मकसद ये कि अगर हम कराची में खड़े होकर ये बात कर सकते हैं कि हम कराची को लाहौर बना देंगे, हम कराची को फैसलाबाद बना देंगे, ये भी लाहौर आकर कह दें कि हम लाहौर को हैदराबाद बना देंगे या लाहौर को कराची बना देंगे, ये भी ऐलान कर सकते हैं अगर इनकी कारकर्दगी है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो मैंने 13 से
18 तक की आपको कारकर्दगी बताई, 17 तक की बताई, तो वो यकीनी तौर पर हम माशी तौर पर बेहतरी लेकर आए। लोग हम पर, आवाम हम पर एतमाद करती है, हमारी लीडरशिप पर, नवाज शरीफ साहब पर लोग एतमाद करते हैं। आज अगर आप कहते हैं कि जनाब वो एयरपोर्ट में उनका वो मतलब है कि उनको सहूलतें दी गई उधर, तो मुझे बताएं कि ये तमाम सहूलतें 2-3 दफा तो वो चेयरमैन पीटीआई को उसके घर के अंदर भी वो अंगूठे लगवाए गए, और मतलब है कि और जहां से उन्होंने वो पेट्रोल बम भी फेंके जो उनको वो समन लेकर आते थे उन लोगों के ऊपर, सारा कुछ किया। नहीं सर, उसमें थोड़ा सा फर्क है। माजरत के साथ मुझे बोलना, इसमें इंटरप्ट इसलिए करता हूँ, देखिए वो मुजरिम नहीं थे ना, मसलन वो मुजरिम नहीं थे, एब्सकॉन्डर नहीं थे। मियाँ साहब जो हैं वो मुजरिम हैं और एब्सकॉन्डर थे, ठीक है ना, तो बड़ा फ़र्क है। इसको इस तरह आप लेंगे तो फिर वो आम कहेंगे भाई हमारा एमएनए जो है, वो लोग जो सुनेंगे आपको वो कहेंगे सर ये तो बड़ा फ़र्क है। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये अगर हुआ है और ये मेरिट पे हुआ है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो लोग ये सवाल उठाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब देखें, हमने हमेशा कानून और आइन का एहतराम किया है। जब नवाज शरीफ साहब की अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी एक झूठे मुकदमे में, जिसके के जज की ऑडियो वीडियो भी सामने आई और जिस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बनाई गई थी, इसके बावजूद मतलब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए, अपनी बेटी के साथ आए और अपने आप को कानून के हवाले किया। आज भी हम तो अदालतों के कटहरे में खड़े हुए हैं, अदालतों के सामने जा रहे हैं। हमने कोई मतलब किसी जगह से एनआरओ तो नहीं लिया, किसी सदर ने ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में आए और उनके आने से पहले को एनआरओ तैयार था। साबका दौर में तो एनआरओ भी लिए गए, हमने तो कोई एनआरओ नहीं दिया। तो मतलब ये अच्छा सर, ये एक आखिरी एक लाइन का जवाब जरूर दीजिए मुझे, ये 1 मिनट देता हूं मैं आपको कि सर देखें इलेक्शन तो हो गया मुतनाज़ा, ठीक है, ये आप माने या ना माने। अब इस इलेक्शन पे अगर पीएमएलएन आगे जाके जीतती है तो जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो उसके बाद रिजल्ट कौन मानेगा? इसका मतलब है फिर सियासी अदम इस्तेहकाम। सर 1 मिनट आपके पास। देखें, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं होती। ये जब 2013 में हमारी हुकूमत कायम हुई थी, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक कमीशन बना था, उस वक्त भी कहा गया था कि धांधली हुई थी, और उस कमीशन में अगरचे उन्हीं अदालतों के जरिए साकिब निसार जैसे जो हमारे चीफ जस्टिस रहे, फिर खोसा साहब जैसे जिन्होंने नाजेबा जबान भी इस्तेमाल की अदालतों के अंदर बैठकर, और पैनामा का जो है वो ड्रामा रचाकर अकामा के ऊपर सजाएं भी सुनाई, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने उन इलेक्शन को उस कमीशन ने कहा कि इसमें कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। ठीक है, तो चले, ठीक है, बात ये है कि ये इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, हर पार्टी को अंदर से पता होता है कि उसका डॉक्टर साहब पूछ लेता हूं 2018 के इलेक्शन को भी जो है ना वो कहा जाता है कि धांधली है, लेकिन उसमें भी आरटीएस वगैरह ये सब कुछ होने के बावजूद उसे एक्सेप्ट किया गया। शर्मिला साहबा, क्या समझती हैं पंजाब बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ से सीट निकाले बगैर वज़ीर आज़म बनना बड़ा मुश्किल बात है, और अब तो पीएमएलएन जो कि पंजाब की एक बड़ी ताकत है, मियाँ साहब के आने के बाद और मजबूत हो गई। वो अलग बात है कि पीटीआई वहाँ एक बड़ी और ताकत मौजूद है, उसका क्या इलेक्शन में रोल होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ये क्लेम कैसे करती है कि उनका वज़ीर आज़म होगा, जबकि पंजाब में आपका भी वोट बैंक कोई ख़ास नहीं है? क्या कहेंगी? डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा। जी 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 बोलें। ये जो देखिए पीएमएलएन वाले हैं सारे, ये तो ये समझ के बैठे हैं कि मैच फिक्स है, और जैसे ख्वाजा आसिफ ने कह भी दिया, चलो किसी ने तो सच कहा, एतराफ किया इस बात का कि मैच फिक्स है, लेकिन किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब। अभी देयर इज जो कहते हैं ना बिटवीन द कप एंड द लिप, ये जो फासला होता है ना, इसमें बहुत कुछ हो जाता है। इलेक्शन के अंदर मुझे ये उम्मीद है और मेरी जमात को ये बड़ी उम्मीद है और बड़ा कॉन्फिडेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे इस मुल्क के अंदर, बिकॉज ये इस मुल्क की जरूरत है। इस वक्त जो आपकी यूथ है ना, सेंसस में अगर 125 मिलियन वोटर्स में से जो आप चंक देखें 44%
5 एंड बिलो। तो ये जो यूथ है जो कि मायूस हो चुकी है तमाम सियासतदानों से, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से, बिलखुसूस जो PTI का दौर आया जिसमें बड़े ख्वाब दिखाए गए, इनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, इनको चाहिए अपने लिए वो मौके, वो नौकरियां, वो प्रोग्राम जो जिससे ये इस मुल्क को संवार सके। हमें उनकी मायूसी दूर करनी है। हमारा मुकाबला हम ये समझते हैं ना PTI से है, ना PMLN से है, ना किसी से है। हमारा मुकाबला है गुर्बत से, बेरोजगारी से, महंगाई से। और ये जो समझ के बैठे हुए हैं कि ये क्लीन स्वीप कर जाएंगे और पंजाब में पीपल्स पार्टी को वोट, और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि हमारा इतनी ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, इतनी ज्यादा सीटें हम नहीं लेंगे, मेजोरिटी सीटें, लेकिन यू विल बी सरप्राइज कि जब लोग बाहर निकलेंगे और जब वोट डालेंगे और अगर इस मुल्क में आजादाना मुनसिफाना इलेक्शन हो गए तो पीपल्स पार्टी आपको सरप्राइज देगी। ये मानते नहीं है, MQ वाले भी नहीं मानते हैं। इनको पता था ये बल्दियाती इंतखाबात भी कराची के हार जाएंगे, इन्होंने फेस सेविंग की वजह से बाइकआउट कर लिया। हम तो चाहते थे, हमने इनको बड़ी कोशिश करी, इनकी बड़ी मिन्नतें करी कि खुदारा इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन ये डर के भाग गए क्योंकि इनको लगता था कि ये इलेक्शन हार जाएंगे। अगर ये इलेक्शन लड़ लेते ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, पता चल जाता कि अंदर जनरल इलेक्शन में ये क्या मुस्लिम लीग नवाज को देंगे, क्या अपने लिए लेकर आएंगे जेब में। बात ये है कि ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ डिलीवर नहीं किया, 15 साल कुछ नहीं किया। मुझे अब एक बात बताइए, जो ये इतना दावा कर रहे हैं कि कराची इतना रेवेन्यू देता है और उसमें वो ऊंट के मुंह में नमक के बराबर काम के पीपल्स पार्टी, एटलीस्ट हमने काम तो किया। आप जब PTI के साथ बैठे थे शराकत दारी में वजारतें लेके बड़ी बड़ी, तो आपने क्या किया? पूरे PTI के 3 साल फेडरल PSDP के अंदर 1% मिलता था कराची को, 1% सिंध को। कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए सिंध को। उस वक्त इन्होंने कोई आवाज उठाई? ये चुप करके बैठे थे। सेंसस की बात करते हैं, कभी इन्होंने सेंसस के ऊपर PTI हुकूमत से इन्होंने कोई झगड़ा किया या वहां कोई आवाज उठाई? नहीं उठाई। 3 साल आराम से बैठे रहे अपनी वजारतें लेके। इनको कोई फिक्र नहीं थी सेंसस की कि कराची की पॉपुलेशन को कम दिखा दिया गया। सिंध को 1%, पंजाब को पता नहीं कितने % मिलता था, KPK को 22% मिलते थे, सिंध को 1% मिलता था, जिसमें कराची को K4 को भी पैसे नहीं दिए जाते थे पानी के प्रोजेक्ट को। इन्होंने एक आवाज नहीं कभी उठाई काबीना में बैठ के। ये बात करते हैं, इनको कराची की आवाम के दर्द है, दुख है इनको पता था कि ये हार जाएंगे, इन्होंने इलेक्शन ही बाइकआउट कर दिया। बात ये है कि बड़ी बड़ी बातें मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक 20 साल हो गए डॉक्टर साहब, ये हर उस जमात के साथ पहले से ही शराकत दारी कर देते हैं जहां इनको लगता है कि जी वो हुकूमत बनाने वाले हैं। अब मैं उससे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना। आपको और बात है, फिर जब वो हुकूमत जाने वाली होती है तो वो किसी न किसी बात के ऊपर झगड़ा करके अलग हो जाते हैं कि जो हम तो अलग हो गए थे, हमने तो इख्तलाफ कर लिया। उसके बाद फिर वो दूसरी जमात जो आती है हुकूमत बनाने, वो उसमें चले जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, चले, ये इनकी सियासत है, यही इनको बात है, हम क्या कह सकते हैं। बट ये ग्राउंड रियलिटी ये है, इसीलिए इनके वोट भी कटे, इनकी सीटें भी गई। कहा ये 25-30 सीटें लेकर आते थे, आज ये 5 सीटों पे, लेकिन वो 5 सीटों के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल खोल के ब्लैकमेलिंग करते हैं। उस 5 सीटों के ऊपर हुकूमतें बनती हैं और गिर जाती हैं, और वो उसके ऊपर भी बड़ी इनकी माशाल्लाह बड़ी वो पूछ लेते हैं, कमांड है, पूछ लेते हैं, बड़ा बार्गेनिंग पावर है इनके ऊपर। बड़ी ब्लैकमेलिंग इसके ऊपर किसी दिन और प्रोग्राम करेंगे डॉक्टर साहब कि MQM ने कराची को क्या दिया, पीपल्स पार्टी ने कराची बस को ठीक क्या है, दिया, ये प्रोग्राम बिल्कुल करते हैं। आपसे वादा रहा किसी स्टेज पे। जी साजिद साहब, सवालात आ गए। अच्छा देखिए, एक तो जो पीपल्स पार्टी से MQM का मुआहदा हुआ था, अच्छा अब पाकिस्तान में चॉइस क्या है? कोई अमेरिका में जाकर किसी जमात से मुआहदा नहीं करेंगे ना, इंडिया में, अफगानिस्तान में जरूरी है मुआहदा करना। यकीनन जो पाकिस्तान के अंदर पार्टीज हैं उन्हीं से बातचीत करेंगे। अच्छा, बातचीत करने का या उनसे उनका इलाही होने का, इत्तेहादी होने का बुनियादी मकसद भी ये होता है कि कोई भी जमात अगर किसी से इत्तेहाद करती है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि किसी को ज़ाती फ़ायदा हो रहा है, ये तो हेडन है ना। उसका मकसद बुनियादी कराची के लिए ब्लैकमेल करते हैं, कराची के लोगों के लिए ब्लैकमेल करते हैं, कराची के हकूक़ के लिए ब्लैकमेल करेंगे। हैदराबाद, मीरपुर खास, जहाँ कराची में MQM के वोटर सपोर्टर हैं, उनके हक के लिए ब्लैकमेल करेंगे ना यार। आप भी तो MQM के वोट लेकर आपके वज़ीर-ए-आज़म बने, सदर बने, MQM ने अनाउंस किया उस ज़माने में सदर जरदारी साहब को, इनको बनाया, 10वीं मरतबा CM सिंध बने सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। उस वक्त आपको याद नहीं आया
कि एमकेएम तो एमकेएम ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, या इनसे इत्तेहाद करना बेकार है, या इतने ख़राब लोग हैं, तो बार बार दर पे चल के आना, यानी बहादराबाद आना। एक ज़माने में 90 बात पे पहुँचे रहते थे, फिर एक ज़माने में अभी मौजूदा अभी जो गवर्नमेंट इनकी ख़त्म हुई है, बहादराबाद बार बार आना जाना लगा रहा है ना सब कुछ ये, तो भैया तो फिर आपको आना अपॉर्चुनिस्ट, वो अपॉर्चुनिस्ट है, आप ब्लैकमेलर है। अच्छा, इसके अलावा ये सियासी जमातें, इसके अलावा बड़ी सियासी जमातें अपॉर्चुनिस्ट है और आप ब्लैकमेलर है। हम तो कराची की पब्लिक के लिए करेंगे ना, हैदराबाद में पाकिस्तान सिंध के लोगों के लिए हम करेंगे। और वो वजारत। अच्छा, इसके अलावा देखें, अभी सेंसस के हवाले से इन्होंने बात की कि सेंसस के हवाले से इन्होंने कोई काम नहीं किया, कि इनके एसीडीसी ने, सिंध के जो पीपल्स पार्टी के एसीडीसी हैं, सही ना, उन्होंने 1.30 करोड़ पर लॉक कर दिया था कराची की आबादी को। अगर हम सेंसस डिपार्टमेंट नहीं जाते, हम सुप्रीम कोर्ट में पटिशन नहीं लगाते, हम कौमी असम्बली में आवाज़ नहीं उठाते, हम सेनेट में आवाज़ नहीं उठाते, हम कैबिनेट के अंदर आवाज़ नहीं उठाते ना, तो ये 1.30 लाख पर कराची की आबादी लॉक हो गई थी। फिर जब अगर ये लॉक उस पर हो जाती है तो उसी हिसाब से सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन होती, उसी हिसाब से हेल्थ के सेक्टर में पैसे रखे जाते, उसी हिसाब से जॉब्स दी जाती, उसी हिसाब से एजुकेशन के सेक्टर में फंड रखे जाते। तो ये बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग, ये बहुत अहम, आप समझ रहे हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी ने भी इस सेंसस पे एतराज तो किया है, नॉर्मल था, वो नॉर्मल था, दिखावा था, फॉर्मेलिटी। देखें, अगर सही सेंसस हो जाए आज भी पाकिस्तान, हम तो कितनी आबादी, हमें अफसोस ये है कि कराची को अपना को गिनवाने के लिए ना एमकेएम दर पर गई कि भाई हमें गिन लें, हमें सही गिन लें। अगर हमें सही गिन लें ना, तो कराची से ही सीएम सिंध हो। और बुनियादी वजह ये कम गिनने की वजह बुनियादी ये है, बार बार पाकिस्तान की तारीख में 7 मरतबा या 8 मरतबा सेंसस हो चुके हैं। उसमें जो हमें अंदाज़ा हुआ कि भुट्टो साहब के दौर में भी 65 लाख आबादी थी कराची की, 35 लाख शो किया था उसको। उसकी बुनियादी वजह थी कि अर्बन को रूल करने देना, अर्बन का सीएम नहीं होना चाहिए। एक तो ये एक डर्टी पॉलिटिक्स, ख़राब पॉलिटिक्स, एक ख़राब सोच, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से, अगर पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी जमात है तो गुज़श्ता 15 साल से है ना, जहाँ सिंध के अंदर है ना। आपको पता है 2 सेंसस जो भी लास्ट हुए हैं, एक 1998 शायद हुआ था और दूसरा 2018, ठीक है ना। तो इन दोनों में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, लेकिन एज पर पॉलिसी कराची को कम गिना गया। और इस वक्त किसकी थी? PMLN की थी। उस वक्त भी एहतजाज हम कंपनी था, और इस वक्त भी और आप इत्तेहादी बनने के इस वक्त तो हमारे पास रिकॉर्ड है ना पूरा, कि भाई इन्होंने, इनके एसीडीसी ने क्या गेम किया इस वक्त, और किस तरह से 1.30 करोड़ पर कराची की आबादी को लॉक किया। उसको हमने मज़ाहमत की और बहर उसमें हम कामयाब हुए कि 70-73 लाख की आबादी। अच्छा, एक बात यहाँ पे मुझे बता दें, टाइम खत्म होने से पहले, नहीं मुझे बता दें, जो एग्रीमेंट कराची के लिए आप मियां नवाज शरीफ साहब से कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत में आने के बाद जो है ना आप वजारत छोड़ते हैं और ना वो करते हैं जो आपके एग्रीमेंट होता है, हमने तो यही देखा सर। तो ऐसी कि आपको 14 सीट मिली, 16 सीट मिली या 20 मिली, और इसी ये तनासुब से PMLN वजीर आजम बनता है, और कराची का काम जो है वो नहीं हुआ, जो कि कराची का हक है। तो मुझे ये यहाँ बताने की ज़हमत करेंगे कि आप उसी दिन ऐलान करेंगे कि हम इस हुकूमत से बाहर आते हैं। जब हम ये सवाल करते हैं कि जनाब PTI ने नहीं किया, आप छोड़ते नहीं है, छोड़ तो दिया, 16 नहीं, बहुत देर में 16 महीने में वो नहीं, तो आप कहते हैं, आप कहते हैं कि जमहूरियत की खातिर नए थे, हम जमहूरियत की खातिर हुकूमत को टेम्पर नहीं करते हैं, नहीं गिराते, नए थे, टाइम दिया, तो आइंदा करेंगे। देखिए, एक तो बिल्कुल 1.5 मिनट, बिल्कुल देखिए, एक तो इस दफ़ा जो मुआहदा जिससे भी करेंगे ना, अगर जो भी गवर्नमेंट में आया, अगर नून लीग आती है, पीपल्स पार्टी, XYZ कोई भी आता है ना, तो हमने जो मुआहदा करना है ना, वो वजारतों का मुआहदा नहीं करना, वो वजारतों के हवाले से हम बात नहीं करेंगे। हमने बताया है कि आइन की आर्टिकल 140 वजारत नहीं लेंगे आप, आइन के आर्टिकल 140A के तहत मुकम्मल एम्पावर किया जाए, बाइख्तियार किया जाए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, क्योंकि ये जो जमहूरी जमातें ना, ये जमहूरियत का राग अल्पलाती हैं, जमाती पीपल्स पार्टी और XYZ जो भी हैं, XYZ में कौन सी आती है आप बताएं ना, XYZ में कौन है? पीपल्स पार्टी का तो नाम आप ले रहे हैं, सब नून लीग हो, PTI भी हो, हमने देखा कि ये बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से सिंसियर नहीं है। वो इसलिए कि उनको खतरा ये है कि मोरसी सियासत है, जागीरदार वडाना सियासत है, इनको शक ये, इनको खतरा ये है कि नीचे से लीडरशिप निकलेगी और ऊपर आ जाएगी। अच्छा, ये चाहते ही नहीं है कि नीचे की लोकल लीडरशिप ऊपर आए और वो आकर काम करें। अच्छा, ये जो पाकिस्तान, अच्छा सरमाएदार वडेरे जागीरदार को आप सपोर्ट नहीं करते हैं ना?
हम लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब बड़े सरमायादार हैं, जब इलेक्शन लड़के वजीर आजम बनेंगे सपोर्ट करेंगे। देखिए मैंने आपको डॉक्टर साहब बताया ना, हमारे पास पाकिस्तान में चॉइस क्या है, यकीन इनके पास जाना है, और अपोजिशन इन्हीं में से बैठे लड़ना हैं, है, और अपोजिशन इन्हीं से में लड़ना है। आखिर इंडिया को बिल्कुल अपोजिशन देखें, में जाएंगे, बांग्लादेश को देखें, बिल्कुल इंशाल्लाह, और दुनिया को देखें। अच्छा बिल्कुल अपोजिशन में जाएंगे। जब एमक्यूएम अपोजिशन में गई ना, तो इसी शहर के लोगों बहुत मजबूत होंगे आप, इंशाल्लाह हम बैठेंगे, बहुत ताकतवर होंगे, अपोजिशन में जाएंगे, बहुत ताकतवर होंगे। वजारत आप नहीं, इंडिया के एग्जांपल दे रहे हैं, वजारत नहीं, अगर आप नहीं लेंगे, अगर आप इंडिया के एग्जांपल दे रहे हैं, तो इंडिया में अगर कोई जमात अपोजिशन में होती है उसको गोलियां नहीं मारी जाती, जमहूरियत है, उनके लोगों पे केसेस नहीं बनाए जाते, उनका टारगेट इस वक्त तो बेचारे वो खुद सब रोल में जाती। तीनों मेहमानों का वक्त खत्म हो जाता है, तीनों मेहमानों शुक्रिया, टाइम खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।